नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, शेखावाटी मीना प्रसून पे। और उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और गाइस, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे मेरे। और अब मैं वीडियो हर 2 दिन बाद डालूँगी। पहले डेली डालती थी, अब 2 दिन छोड़ के वीडियो डालूँगी। तो आप कहीं जाना नहीं, वीडियो पे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो घंटी के बेल आइकन को दबा करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिए, ताकि अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी, अच्छी सी, प्रेरणादायक कहानी, जिसका शीर्षक है कोई कौवे और उल्लू। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, कौवे और उल्लू। बहुत समय पहले की बात है। एक वन में एक विशाल बरगद का पेड़ था, और उस पेड़ पर बहुत सारे कौवे रहते थे। या हम यूँ कह सकते हैं, वो पेड़ जो है वो कौवों की राजधानी था। हजारों कौवे उसके ऊपर वास करते थे, उस पर रहते थे। पेड़ पर कौवों का राजा था मेघवर्ण, उसका नाम था, वो भी उस पर रहता था। और उस बरगद के पेड़ के पास एक पहाड़ी थी, जिसमें बहुत सारी गुफाएं थी, अनगिनत असंख्य गुफाएं थी। उन गुफाओं में उल्लू निवास करते थे। उल्लुओं का राजा था अरिमर्दन, वो भी वहाँ रहता था। अरिमर्दन जो था वो बहुत ही पराक्रमी राजा था। अब आप जानते हो कि कौवे तो जो है वो उल्लुओं का दुश्मन होते हैं। तो कौवों को तो उस राजा ने जो है, उल्लू का जो राजा था, उसने कौवों को उल्लुओं का दुश्मन नंबर 1 घोषित कर रखा था। उसे कौवों से इतनी नफरत थी कि किसी भी कौवे को मारे बिना वो भोजन नहीं करता था। कौन? उल्लुओं का राजा। जब बहुत अधिक संख्या में कौवे मरने लग गए तो कौवों के राजा मेघवर्ण को बहुत ज़्यादा चिंता हुई। उसने कौवों की इस समस्या का समाधान करने पर विचार किया और एक सभा बुलाई। मेघवर्ण बोला कि प्यारे कौवों, आप सब जानते हो, आप सबको पता है कि उल्लुओं के आक्रमण के कारण हमारा जीवन जो है वो असुरक्षित हो गया है। यानी उल्लू हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, और दिन प्रतिदिन जो है कौवों की संख्या कम होती जा रही है, और हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। और हमारा जो शत्रु है वो शक्तिशाली भी है, और इसके अलावा अहंकारी भी है। हम पर रात को वो हमले करता है, क्योंकि हम रात को देख नहीं पाते हैं। हम दिन में जवाबी हमला नहीं कर पाते, क्योंकि वे गुफाओं के अंधेरों में सुरक्षित बैठे रहते हैं। उल्लू रात को देखता है और कौवा रात को देख नहीं पाता, तो उल्लू रात में हमले करते हैं और दिन में वो अपनी गुफाओं में चले जाते हैं। फिर मेघवर्ण ने शाने और बुद्धिमान कौवों से अपने सुझाव देने को कहा। उसने कहा कि भाई, आप सब बुद्धिमान हो, अपना अपना सुझाव दो। उसमें से एक डरपोक कौवा था। उसने कहा कि हमें उल्लुओं से समझौता कर लेना चाहिए, और वो जो शर्त रखे हम उसको स्वीकार कर ले। अपने से ताकतवर दुश्मन से पिटते रहने में क्या तुक है, हम समझौता करें तो अच्छा है। बहुत से कौवे ने काँव काँव करके उसका विरोध प्रकट किया। एक गर्म दिमाग का कौवा था, बहुत गुस्सैल था। उसने कहा, हमें उन दुष्टों से बात नहीं करनी चाहिए, सब उठो और उसके ऊपर आक्रमण कर दो। एक निराशावादी कौवा था, वो बोला, शत्रु बलवान है, शत्रु शक्तिशाली है, बलवान है, इसलिए हमें यह स्थान छोड़ करके कहीं और चले जाना चाहिए। अब एक कौवा था, उसमें से वो शाना था। उसने कहा, हमें अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए, हम यहाँ से गए तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। हमें यहीं रहकर उन पक्षियों, अन्य जो पक्षी हैं, उनसे सहायता लेनी चाहिए। कौवा में सबसे चतुर और बुद्धिमान स्थिर जीवी नामक कौवा था। वो चुपचाप बैठा हुआ उन सब की बातें सुन रहा था। वो कुछ बोल नहीं रहा था, केवल उनकी बातें सुन रहा था। कौवों का राजा मेघवर्ण उसकी ओर मुड़ा और बोला, महाशय, आप चुप क्यों हैं? मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। वो कौवा स्थिर जीवी था, बोला, महाराज, शत्रु अधिक शक्तिशाली है तो हमें उससे छल नीति से काम करना चाहिए। तो उसने कहा, कैसी छल नीति, जरा साफ साफ बताइए। राजा ने कहा उससे। स्थिर जीव बोला, आप मुझे भला बुरा कहिए और मुझ पर जानलेवा हमले कीजिए। मेघवर्ण बोला, ये आप क्या कर रहे हैं स्थिर जीवी? स्थिर जीवी राजा मेघवर्ण वाली डाली पर
जाकर कान में बोला, छल नीति के लिए हमें यह नाटक करना पड़ेगा। हमारे आसपास के पेड़ों पर उल्लू जासूस हमारी इस सभा की सारी कार्रवाई देख रहे हैं। उन्हें दिखाकर हमें फूट और झगड़े का नाटक करना होगा। उल्लुओं को लगेगा कि इन सब कौवों में आपस में झगड़ा हो गया है। इसके बाद आप सारे कौवों को लेकर ऋष्यमूल पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करना। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनके विनाश का सामान जुटाऊंगा, घर का बेदी बनकर उनकी लंका ढाऊंगा। फिर नाटक शुरू हुआ। स्थिर जीवी चिल्लाकर बोला, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर। राजा के बच्चे, क्यों हमें मरवाने पर तुला है? मेघवर्ण चीख उठा, गद्दार, राजा से ऐसी बदतमीजी से बातचीत करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कवि कौवे एक साथ चिल्ला उठे, इस गद्दार को मार डालो। राजा मेघवर्ण ने अपने पंख से स्थिर जीवी को जोरदार थप्पड़ मारकर तनी से गिरा दिया और घोषणा की, मैं गद्दार स्थिर जीवी को कौवों के समाज से निकाल रहा हूँ। अब से कोई इस नीति से संबंध नहीं रखेगा। आसपास के पेड़ों पर छिपे बैठे उल्लू जासूसों की आंखें चमक उठी। उल्लुओं के राजा को जासूसों ने सूचना दी कि कौवों में फूट पड़ गई है, मारपीट और गाली गलौज हो रही है। इतना सुनते ही उल्लुओं के सेनापति ने राजा से कहा, महाराज, यही मौका है कौवों पर आक्रमण करने का। इस समय हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। उल्लुओं के राजा अरिमर्दन को सेनापति की बात सही लगी। उसने तुरंत आक्रमण का आदेश दे दिया। बस फिर क्या था, हजारों उल्लुओं की सेना ने बरगद के पेड़ पर आक्रमण कर दिया, परंतु वहां पर एक भी कौवा नहीं मिला। मिलता भी कैसे? योजना के अनुसार मेघवर्ण सारे कौवों को लेकर ऋष्यमूलक पर्वत की ओर कूच कर गया। पेड़ खाली पाकर उल्लुओं के राजा ने थूका, कौवे हमारा सामना करने की बजाय भाग गए। ऐसे कायरों पर हजार थू थू। सारे उल्लू हु हु की आवाज़ निकालकर अपनी जीत की घोषणा करने लगे। नीचे झाड़ियों में गिरा पड़ा स्थिर जीवी कौवा यह सब देख रहा था। स्थिर जीवी ने कां की आवाज़ निकाली। उसे देखकर जासूस उल्लू बोला, अरे, यह तो वही कौवा है जिसे इनका राजा धक्का देकर गिरा रहा था और अपमानित कर रहा था। उल्लुओं का राजा भी आया। उसने पूछा, तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई? स्थिर जीवी बोला, मैं राजा मेघवर्ण का नीति मंत्री था। मैंने उसको नेक सलाह दी थी। उल्लुओं का नेतृत्व इस समय एक पराक्रमी राजा कर रहे हैं। हमें उल्लुओं की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेघवर्ण क्रोधित हो गया और मुझे फटकार कर कौवों की जाति से बाहर कर दे दिया। अब मुझे आप लोग अपनी शरण में ले लीजिए। उल्लुओं का राजा अरिमर्दन सोच में पड़ गया। उसके शाणे नीति सलाहकार ने कान में कहा, राजन, शत्रु की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये हमारा शत्रु है, इसे मार दो। एक चापलूस मंत्री बोला, नहीं महाराज, इस कौवे ने अपने साथ मिलने में बड़ा लाभ रहेगा। इस कौवे के घर ये कौवों के घर के भेद हमें बतलाएगा। राजा को तो स्थिर जीवी को अपने साथ मिलाने में लाभ नजर आया। अब उल्लू स्थिर जीवी कौवे को अपने साथ ले गए। वहाँ अरिमर्दन ने उल्लू सेवकों से कहा, स्थिर जीवी को गुफा के शाही मेहमान कक्ष में ठहराओ। इन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। स्थिर जीवी हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपने मुझे शरण दी है, ये बहुत है। मुझे अपनी शाही गुफा के बाहर एक पत्थर पर सेवक की तरह ही रहने दीजिए। वहाँ बैठकर आपके गुणगान गाते रहना ही मेरी इच्छा है। इस प्रकार स्थिर जीवी शाही गुफा के बाहर डेरा जमा कर बैठ गया। गुफा में नीति सलाहकार ने राजा से फिर से कहा, महाराज, शत्रु पर विश्वास मत करो। इसे अपने घर में स्थान देना तो आत्महत्या करने के समान है। अरिमर्दन ने उसे क्रोध से कहा, तुम मुझे ज़्यादा नीति से समझाने की कोशिश मत करो। चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नीति सलाहकार उल्लू अपने 2-3 मित्रों के साथ वहाँ से सदा के लिए यह कहता हुआ चला गया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। कुछ दिनों बाद स्थिर जीवी लकड़ियाँ लाकर गुफा के द्वार के सामने रखने लगा। सरकार, सर्दियाँ आने वाली हैं, मैं लकड़ियों की झोपड़ी बनाना चाहता हूँ ताकि ठंड से बचाव हो। धीरे धीरे लकड़ियों का काफ़ी ढेर जमा हो गया। एक दिन सारे उल्लू सो रहे थे और स्थिर जीवी ने सीधे वहाँ से उड़कर ऋष्यमुख पर्वत पर जा पहुँचा, जहाँ मेघवर्ण और कौवों की जो मेघवर्ण उसका राजा था वो और कौवे जो है उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उसका इंतजार कर रहे थे। स्थिर जीवी ने जाकर कहा, अब आप सब निकट के जंगल से जहाँ आग लगी है एक एक जलती लकड़ी चोंच में उठाकर मेरे पीछे आइए। कौवों की सेना चोंच में जलती लकड़ी पकड़कर स्थिर जीवी के साथ उल्लू की गुफा में आ पहुंचा। स्थिर जीवी द्वारा ढेर लगाई गई लकड़ियों में आग लगा दी गई। सभी उल्लू जलने और दम घुटने से मर गए। राजा मेघवर्ण ने स्थिर जीवी को कौवा रत्न की उपाधि दी। शत्रु सारे मर गए
तो दोस्तों इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि शत्रु को अपने घर में पनाह देना अपने ही विनाश का सामान जुटाना है। यही आज की कहानी का शीर्षक था। आज का वीडियो हो गया बहुत लंबा, तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।